हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल टू अब्यूजर क्लासेस। तो जैसा कि हमारा वर्ब सेक्शन चल रहा था, कल हमने मॉडल ऑक्सिलरीज पे पहला लेक्चर लिया। उसमें हमने बात करी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले 2 मिनट में पहले मैं आपको रिकैपिचुलेट करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने बात करी थी मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज इज़ ऑल अबाउट मूड, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा कि कहीं अगर सजेशन हो, ऑब्लिगेशन हो, पोटेंशियल हो, एबिलिटी हो, ऐसी जगह पे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कैन, कुड, मे, माइट को समझा था, जहाँ पे हमने एबिलिटी की बात करी, रिक्वेस्ट की बात करी, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। फिर कुड भी डिस्कस किया, और यहाँ पर भी जाना कुड सिर्फ पास्ट में यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट में भी यूज़ होता है अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ये कुछ बातें थी। उसके बाद हमने वोकैबुलरी डिस्कस करी थी। कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स में काम नहीं हुआ और आपने उस अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं किया तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि याद करिए, मैंने बताया था कि कैन का मतलब सकता है, मे का मतलब सकता है, और माइट का मतलब सकता है, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा। क्या फ़र्क बताया था कि इंग्लिश में अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा ही होगा। वेरी गुड। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे एंड लेट्स डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले हमें आज डिस्कस करना है शुड को। ओके, ये शुड क्या है? अगर मैं हिंदी में बात करूं, जैसा कि बताना जरूरी तो होता ही है, तो इसका मतलब होता है चाहिए। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? देखते हैं। देखिए सर, शुड का मतलब चाहिए। आपको ये भी पता है कि मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा। वही वाली बात फिर से आ गई, स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा। देखिए सर, जब भी बात शुड की करी जाती है तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। जितनी अच्छी तरीके से एग्जांपल समझ में आ गया उतनी अच्छी बात है। शुड की बात करें, जैसे ही शुड टेक प्रॉपर रेस्ट इन ऑर्डर टू रिकवर फ्रॉम कोरोना। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए आप सबके सब। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या बात करी जा रही है, एक बार पढ़िए ध्यान से। देखिए सर, अगर आप ध्यान दें, रेस्ट लेने की बात करी जा रही है, ठीक है सर। यहाँ पे ही है और यहाँ पे शुड है। ये बात तो सबको पता है, इसका हिंदी मीनिंग निकलवा ले तो भी सबके सब कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एडवाइस की बात करी जा रही है ना, सलाह की बात करी जा रही है, सलाह दी जा रही है, इजंट इट? तो मतलब शुड की बात जब करी जाती है तो जब भी आपको सलाह दी जाए तब हम इसको यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है? एक सेंटेंस और, वन शुड स्विच ऑफ द लाइट। अब इस सेंटेंस को समझिए, एक व्यक्ति को लाइट स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन सर, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? अगर आप इसको समझें, ये जो वन लगा, शुड लगा, स्विच ऑफ लगा, हिंदी मीनिंग निकालोगे तो ये निकलेगा चाहिए। अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सर देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। सजेशन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सजेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि एक आपका सजेस्टिव फॉर्म में ऑर्डर भी दिया जा रहा हो कि भैया लाइट वाइट बंद कर दिया करिए। तो देखिए, तरीका अलग अलग है। यहाँ पे प्रॉपरली आप एडवाइस नहीं कह सकते, ठीक है। खैर, आप कह भी सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात ये भी होती है, जो बात मैंने कल भी बोली थी, कि शब्द को बोला किस तरीके से जा रहा है ये मैटर करता है। इसको मैं एक बात से जोड़ता हूँ। जैसे अगर नॉर्मली किसी से पूछ लिया जाए गो क्या है, GO, तो आप में से ज़्यादातर लोग आंसर दे देंगे सर गो एक वर्ब है। बट आप कैसे कह सकते हैं वर्ब है? सेंटेंस में गो को किस तरीके से यूज़ किया गया है ये डिसाइड करेगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसी तरीके से किस तरीके से बात करी जाती है, रखी जाती है, वो डिसाइड करेगा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है।
इज माई पॉइंट अंडरस्टूड। तो देखिए आप शुड को लिखिए, इसके सेंटेंस लिखिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा ही कि सब्जेक्ट होगा, शुड होगा, और नहीं भी है तो चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, इसके बाद शुड, और भाई अगर आपको नॉट लगाना है तो आप लगा सकते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलिए लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे के नोट्स अपने बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सब के सब, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वीडियो देख लूँगा मेरा काम हो जाएगा, नहीं सर, आप गलतफहमी में हैं। आप सबको नोट्स बना के रखने, पेन पेपर साथ लेके चलिए। देखिए अब हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट क्या भला है? हम सबको पता है मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए? चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। यू मस्ट नॉट यूज हिज पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस मस्ट की बात करें और तो ये शुड से किस तरीके से डिफरेंट है। देखिए सर, जब भी मस्ट की बात करी जाती है तो एक तो उसको कंपल्शन पे यूज़ किया जाता है, दूसरा इसको प्रोहिबिशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ यू मस्ट नॉट, क्या मैं यू शुड नॉट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा इसको भी समझने की कोशिश करिए। अगर मैंने बोला यू शुड नॉट यूज़ हिज पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन, तो इसका मतलब एक सजेशन हो सकता है कि भाई उसका पासवर्ड तुम्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है सर, ओके। लेकिन अगर आप मस्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोहिबिशन होगा। मतलब अब प्रोहिबिशन कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिमाग में ये भी आता है ना सर, हमें कैसे पता चलेगा? भाई पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि उसके यूजेस आपको सही से पता होंगे तो आप उसको सही से यूज़ भी कर पाओगे। बात सिंपल सी है। तो भैया जब मैंने बात करी शुड की तो आपको पता है कि आपके सजेशन में या एडवाइस में बात करते हैं, और जब भी हम लोग मस्ट की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन करते हैं। और कैसे पता चलेगा? तो देखिए सिंपल सा है, टोन से। अगर मैं बोलूँगा शुड के यूज़ में तो मैं बोलूँगा यू शुड नॉट यूज़ हिज पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन, बट मैं मस्ट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा यू मस्ट नॉट यूज़ हिज पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन। कैन यू सी माई पिच? यही फ़र्क है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। ये बात अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। वन मस्ट respect one's parents। क्या इसमें शुड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क उतना ही है। ठीक है सर, इतनी सी बात है। आप बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं, बहुत ज़्यादा गलत इंसान हैं तो आपके लिए मस्ट कहा जाएगा। आप ठीक ठाक इंसान हैं, आज्ञाकारी हैं तो शुड कहा जाएगा। बात सिर्फ पिच की है। उम्मीद करता हूँ मस्ट और शुड समझ में आ गया होगा। इसे जल्दी से लिखिए, फिर एक बढ़िया सा जादू दिखाता हूँ।
चलिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, आगे आते हैं। देखिए सर, एक क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यूज़ है ये, कैसा यूज़ है कि अगर आपके साथ लेस्ट यूज़ किया जा रहा है तो आप उसके साथ शुड को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर चीज़ डिटेल में लिखूं, क्योंकि शॉर्ट में समझ जाओ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड में उतना ज़्यादा लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए लिख रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेस्ट के साथ शुड को, लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन लोग गलत क्यों कर देते हैं? देखिए सब फ़र्क क्या है ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेहनत करो। ओके, लेस्ट का मतलब आपको पता है नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। हिंदी में निकालोगे तो गागेगी आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने हिंदी में निकाला तो गागेगी आ जाएगा, लेकिन क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? नहीं सर। यहाँ पे ये जो शुड को यूज किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है सजेशन, सलाह। यहाँ पे हम विल या शैल को नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? उसका रीजन है। देखिए सर, वैसे मैं डिटेल में इसको टेंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी विल और शैल को यूज किया जाता है, वैसे तो हमें सिखा दिया जाता है कि मॉडर्न इंग्लिश में विल शैल को कहीं भी यूज कर लेता है। सर सब बकवास की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे सिर्फ सत्यानाश होता है। विल और शैल को जब भी हम यूज करते हैं तो भैया इसमें आई वी या अदर सब्जेक्ट और आई वी के साथ यूजुअली फिक्स एक्शन आ जाता है, मतलब एक्शन होगा ही होगा। आप पेपर देने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखा रहता है ना एडमिट कार्ड में, यू शैल नॉट अलाउड टू टेक एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस। कुछ दिखता है, शैल को यूज़ करते हैं। कभी कोर्ट केस वगैरह देखना, जो वहाँ पे आपकी फाइलिंग होती है, वहाँ पे भी शैल विल को यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के कुछ फंडे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे विल या शैल को यूज़ कर दूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे विल या शैल को यूज़ कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि एक्शन होगा ही होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मान लो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुमने बोला मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं हुआ तो ये एक सजेशन के फॉर्म में दिया जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो भाई, चलो बोल के बता देता हूं। मैंने बोला वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। आराम से चलो नहीं तो गिर जाओगे। ये क्या है? मैं आराम से चल रहा हूं और मैं गिर जाऊंगा, ऐसा संभव है? एक माँ है, उसके साथ उसका बच्चा चल रहा है और बच्चा इधर उधर दौड़ेगा। आपको पता है छोटे बच्चे आतंकवादी से कम होते नहीं भैया जी। तो फिर यहाँ पे माँ क्या चाहेगी? गिर ही जाएगा, या उसने बोला तो उसका बच्चा गिर जाएगा। वो एक कंसर्न में, सलाह में बोलती है ना कि बेटा आराम से चल नहीं तो गिर जाएगा। सलाह का कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए यहाँ पे शुड को यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, शुड को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसको लिखिए, 1 मिनट का वेट करिए, पूरा रिवाइज करिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। डिस्कस करते हैं अब हम लोग ought to को। अभी मैं आपको कुछ और यूजेस बताता हूँ, बहुत मज़ेदार यूजेस हैं। ये यूज़ अगर आप सीख गए तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ought to की। अब ये ought to क्या है? वैसे इसको अगर अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं आटा, आटा, ठीक है, आटा नहीं आटा। इसका मतलब भी क्या होता है भाई? इसको भी हम लोग पोलाइट फॉर्म में यूज करते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना, बहुत ही पोलाइट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, अगर आपको याद हो, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ये लिखा था, ठीक है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मैं मस्ट की जगह पे शुड लिख सकता हूं, याद है कुछ? ओके सर, इसी को वन और टू के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है? देखो, जब भी बात आती है किसी को सम्मान देने की, तो क्या सम्मान देना पूरी तरीके से सजेशन पे ही निर्भर करता है? इसको एक थोड़ा और अच्छे फॉर्म में समझते हैं। एक टर्म होती है इंग्लिश में मॉरल ऑब्लिगेशन। क्या होता है समझिएगा? मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है सर। तो जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो, मतलब मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, देश की रिस्पेक्ट करना, आर्मी की रिस्पेक्ट करना, जो गवर्नमेंट्स के मोन्यूमेंट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, या मतलब जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की उसकी रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, फॉरेनर्स की रिस्पेक्ट करना, इन सबको मॉरल ऑब्लिगेशन में रखा जाता है। और इनके लिए जो बेस्ट यूज़ माना जाता है वो आपके लिए माना जाता है ought to को, ठीक है सर। तो याद रखिएगा, जब भी आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आ जाए तो आप लोग ought to को प्रेफर करेंगे। तो क्या वहाँ पे मस्ट और शुड गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप बिंदास होकर के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको लिखिए, फिर मैं 2-4 यूजेस बताता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। थोड़ा लीक से हटके लेकिन अच्छा लगेगा। लिखिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। आगे आते हैं। अब इसी सीखने से सिखाने के सिलसिले में मैं आपको यूज़ बताता हूँ कुछ, बहुत ध्यान से समझना, और ये यूजेस समझ में आ गए तो बेड़ा पार है। पहला, शुड हैव, ओके। दूसरा, मस्ट हैव। तीसरा, मस्ट हैव बीन। ये 3 यूज़ जान लीजिए, विश्वास मानिए आपके लिए न्यूज़पेपर समझना, पैसेज समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और आप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया बता रहा हूँ, बट आज आपको तरीका बताऊँगा ना, वो कभी नहीं भूलोगे। मैं जैसे कि सारी बातें एग्जाम्पल्स के थ्रू रखता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स रखूँगा। मैंने बोला यू should not have used his car। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपको हैव यूज मिल जाए, जैसे मैं देखिए हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया, शुड के साथ
हैव, मस्ट के साथ हैव, मस्ट के साथ हैव बीन, जो भी चीज़ आई, जब भी हम ऐसे यूज़ करेंगे याद रखिएगा आपको हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। यू शुड नॉट, वैसे फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन मैंने हैव लिखा, देखिए मैंने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करी, याद रखिएगा। और देखो सीधी सी बात समझो, अगर टेंस के हिसाब से समझे, हैव परफेक्ट में आता है और जब भी बात परफेक्ट में आती है तो हम उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, हैव तो है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और हमें पता है एक बी होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर और थर्ड फॉर्म बीन। ओके, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, डाउट ना रहे इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया। ओके, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो भैया तुम्हें उसकी कार यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। शुड हैव को जब भी यूज़ किया जाते हैं तो ऑफकोर्स एक सजेस्टिव फॉर्म होती है, बट उस इवेंट के लिए होती है जो कि अब हो चुका है, उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। ये तो आसान था, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली मज़ा जो है वो है आपका मस्ट हैव में एंड मस्ट हैव बीन में। अब ये क्या बल्ला है, लोकल बात करता हूँ। देखिए सर, आप बात करते होगे या आपसे कहा जाता होगा बेटा तुमने खाना खा लिया होगा, तुम भी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे होगे, है ना, बोलते हो कि नहीं, मुझे भरोसा है तुम वहाँ गए होगे। फ़र्क बताओ मुझे, तुमने खाना खा लिया होगा, ये गा गे गी वाला पार्ट आया, कन्फ्यूज़न देखो कहाँ पे क्रिएट होता है, गा गे गी वाला पार्ट आया, क्या मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या मैं पास्ट के उस इवेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ श्योरिटी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या मैं पास्ट के उस इवेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ श्योरिटी नहीं है। थिंक अबाउट इट, आपको फ़र्क दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। यू मस्ट हैव गॉन देयर, मस्ट के साथ हैव आया, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आई, ये बात तो क्लियर है। फ़र्क क्या है भैया, ये पास्ट बताता है, लेकिन कैसा पास्ट बताता है ये जानना जरूरी है। पास्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि पास्ट में एक ऐसा काम जहाँ पे तुम श्योर नहीं हो, तुमने ऐसा किया होगा, तुमने खाना खाया होगा, तुमने कार चलाई होगी, तुम दौड़ने गए होगे। क्या ये श्योरिटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, आपके साथ बोले जाते होंगे। ये बात पकड़ में आ गई ना तो कभी भी फ्यूचर से और मस्ट हैव से कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, नहीं तो हमेशा बस रटते रहना, गा गे की कर लें, खाखे की कर लें, जय बोले की कर लें, ऐसे थोड़ा होता है। तरीका समझ आया? तो कभी भी आपको मस्ट हैव यूज़ मिल जाए तो इसका मतलब हिंदी में अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है। ठीक है यार, ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैं इस मस्ट के बाद नॉट भी लगा सकता हूँ, ऐसा थोड़ा नॉट नहीं लगा सकता, मैं बोल सकता हूँ यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, तुम वहाँ नहीं गए होगे। बट दिमाग में डाउट है जब ऐसी बात बोली जाती है। देखिए एक सेंटेंस और बताता हूँ इसी से जुड़ा हुआ अगला, यू मस्ट हैव बीन गोइंग देयर, यू मस्ट हैव बीन गोइंग देयर। देखिए अब इसको याद करिएगा, आपकी मम्मी ने आपके साथ ये चीज़ ज़रूर की होगी और बोला भी होगा आपके साथ कि बेटा तुम भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे होगे, समझो तुम भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे होगे। सर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, बात पास्ट की ही है, श्योरिटी नहीं है और कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। सोचो तुम भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे होगे, तुम भी डांस सीख रहे होगे, तुम भी दौड़ रहे होगे, है ना, बात समझ आ गई? यही वाली बात है। तो जब भी आपका मस्ट हैव बीन यूज़ किया जाए, ठीक है, जब भी आपका मस्ट हैव बीन यूज़ किया जाए तो समझ जाइएगा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी सर, आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए।
अगर आप ये बात यूज़ करना सीख गए, विश्वास मानिए आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको सिखाता जाऊँगा। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। चलिए अब आगे आते हैं। अब कुछ और यूजेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब मैं बात करूंगा नीड नॉट की। देखिए सर, इसको यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज नॉट नेसेसरी, जब कुछ जरूरत का नहीं होता या आवश्यक नहीं होता तब हम यूज करते हैं। अब क्या आवश्यक नहीं होता, सोचो कुछ क्या हो सकता है ऐसा जो कि आवश्यक नहीं होता होगा। जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, है ना। तुम्हें कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमने खरीद लिए हैं, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। यू नीड नॉट टू कम हियर, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ओके, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, आवश्यक नहीं है। ये याद रखना, कभी ऐसा मत करना यू नीड नॉट। ओके, मतलब इसके साथ नीड के साथ ऐसे टू को नॉट के साथ फर्ज यूज़ नहीं करते। ये जो टू कम लगाया ये आपका इन्फिनेटिव है। खैर इसको लिखिए, फिर आगे आते हैं। जब तक मैं इंक फिल कर लेता हूँ। चलिए अब आते हैं जल्दी से विल को यूज़ करना सीखते हैं। विल के यूजेस क्या हैं कुछ, वैसे देखिए कुछ खास नहीं होता, बट अगेन वो कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। देखिए जब भी बात करी जाए आपकी विल की, देखिए एक अगेन मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ, ठीक है। सो विल यू मेक a cup of tea for me, पहला। एक और देखिए, will you pass the salt, ठीक है, आप टू मी लगा सकते हैं। आगे देखिए, will you
स्टे अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स। सर जी, एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने में कुछ मिलेगा। सॉरी। सो विल यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अगर आप इसको देखें, यहां पे आपको विश, तो देखिए हम लोग विल को यूज करना सीख रहे थे। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। तो अभी हम लोग विल को देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। देखिए सर, एक बात याद रखिएगा, जब भी बात विल की करी जाती है ना, तो विल यू मेक अ कप ऑफ टी, क्या विल यू मेक अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे जब भी आप देखें ध्यान से तो आपको विश दिखाई देगी। भैया आपकी कोई नायिका है, आपके कोई दोस्त है, मम्मी है, तो आप क्या करते हो, विश बताते हो ना, मम्मी आज पनीर खाना है, आज पनीर बनाएंगे क्या, मम्मी आज चिकन खाना है, चिकन बना दीजिए, तो ये विश है। तो विश के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग विल को यूज करते हैं। इसी तरीके से रिक्वेस्ट की बात करी है, जैसे विल यू पास द सॉल्ट, मतलब आप नमक पास कर दीजिए। यहाँ नमक का मतलब नमक के कटोरे या कटोरी से हो सकता है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट है। इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को देखिए, विल यू स्टे अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया क्या आप हमारे पेरेंट्स से दूर रहेंगे, तो ये तो पता है, लेकिन सर जी ये जो बात आई ना, ये डिमांड है। बट कैसी डिमांड है, समवेयर हम लोग थोड़ा पोलाइटली बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग वुड के प्लेस में भी यूज करते हैं। इज माय पॉइंट अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी यूज विल। इसको लिखिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं इसके एक दो यूजेस आपको और बताता हूं, सो दैट पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जल्दी से लिखिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए विल को ना हम लोग दो तरीके से और यूज करते हैं, वो कैसे हैं इनको देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, शी थिंक्स दैट शी विल ग्रैब द ब्यूटी पेजेंट दिस ईयर। आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको एक बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ये बात जो है वो आपके प्रेडिक्शन पे है। यह बात करी जाए तो ये आपके अजम्पशन पे है, इजंट इट? ये फर्क है सर। तो कई बार होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं टॉप कर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, अजम्पशन ही है ना। मतलब हम मान के चलो ऐसा होगा, बट सारी बातें काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, बस वही बात थी। ठीक है। एक और है, जब हम लोग हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की, जैसे कई बार आप घर में भी कहते होगे, देखना वो खाना खाएगा, देखना अब वो दौड़ेगा, देखना वो ऐसे बैठ जाएगा, देखना वो ऐसे लेट जाएगा, आई मीन एक्शन के थ्रू। तो he will take tea after lunch. Okay, so this is how we use will. हमने will के काफी यूजेस देखे हैं। अब हम लोग shall को देखते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। लिखिए जल्दी से। चलिए आगे आते हैं। शैल, देखिए हम शैल को ऐसे यूज कर सकते हैं, शैल आई accompany you as it is getting darker. ओके, तो हम लोग यूज करते हैं शैल को ऐसे। इसी तरीके से हम लोग शैल को एक जगह और यूज कर सकते हैं, जैसे शैल वी स्टार्ट।
देखो वैसे शैल बी स्टार्ट अगर लिखेंगे तो एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिलता है जाके कि भैया शैल को हमने दे दिया कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपने कुछ लिखा, कुछ नोट्स बना लिए, फिर हल्ला वल्ला शुरू कर दिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, मैं आपसे पोलाइटली कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं शैल को। ऐसा काफी बार कहा जाता है, शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी बिगिन, शैल वी स्टडी, ऐसे यूजेस काफी बार आपको देखने मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग शैल को यूज करते हैं। लिखिए फिर आगे एक दो बातें और उनको देखते हैं। चलिए एक दो यूज ऑफ के बताता हूं मैं आपको। हैज टू एंड हैव टू, इनको कैसे यूज करते हैं। देखिए एक बात आपको पता है, हैज को हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए और हैव को हमेशा प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। मतलब खेल यहाँ पे सब्जेक्ट का है। तो इनको यूज कैसे करना है, देखिए सर, जब भी किसी बात में आपका कंपल्शन आ जाए तो हम किसको, हैज टू या हैव टू को यूज करते हैं। जैसे शी हैज टू हेल्प यू, ओके, दे हैव टू कम हियर tomorrow, okay, we have to go there daily। तो देखिए सर, यहां पे जब मैंने बात करी हैज टू, हैव टू, हैव टू, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा काम है जो हमें करना ही पड़ता है। मतलब जब बात कंपल्शन की करी जाती है, रूटीन की करी जा सकती है, थोड़ी गुलामी मानसिकता वाली चीजें भी होती हैं, उनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, हैज टू और हैव टू को कैसे यूज करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट है और आज के लिए लास्ट भी है, हम लोग वुड को देखते हैं, हाउ टू यूज वुड। वुड क्या बोला है इसको देखते हैं और फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सो देखिए सर, जब भी बात करी जाती है आपकी वुड की, आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए मैं मान के चलता हूँ आप रटना नहीं चाहते, इसलिए आपको मैं कॉन्टेक्चुअली समझा रहा हूँ। मैं बार बार ये बातें बोलता रहता हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब वुड की बात करी जाती है तो देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं एक तो विश के कॉन्टेक्स्ट में। ये विश का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, जैसे he would like to be famous one day। तो ये आपकी इच्छा ही तो हो सकती है कि भाई एक दिन फेमस होना चाहता है, ओके। इसी तरीके से एक रिक्वेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है, बट ये रिक्वेस्ट में कैसे यूज किया जाता है, ये पोलाइट फॉर्म होता है, पोलाइट फॉर्म ऑफ विल। मतलब मैं विल को भी यूज कर सकता हूं, सच एज वुड यू बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स
फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक चिप्स का पैकेट खरीदेंगे? तो जवाब है हम खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? तो भैया इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो एक तो विश वाला पार्ट हो गया, एक रिक्वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वुड हो गया। एक यूज इसका और होता है पास्ट में। अब पास्ट में कैसे? पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए, जैसे we would have tea here during our school days। तो जब भी आपको दिख जाए, कुछ लोग कहेंगे ये वुड हैव है, नहीं सर, मैं इस हैव की जगह सिप यूज कर सकता हूं। मैं इसको शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं इस हैव की जगह सिप यूज कर सकता हूं, टेक यूज कर सकता हूं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो वुड के बाद हैव लगा है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो आई गेस आपको वुड की समझ में आ गए। लिखिए, चलिए हम लोग वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टेक योर टाइम प्लीज। आज का पहला वर्ड है आपके लिए रिबटल। रिबटल क्या होता है सर? रिबटल का मतलब होता है खंडन। एक एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद समझ जाओगे। द एक्यूजेशन met with a firm rebuttal। इसका मतलब क्या है? जो आरोपण है, जो आरोप है, वो किससे मिले? एक फर्म रिबटल से मिले। तो इसका मतलब होता है खंडन। खंडन अब किस चीज का होता है? भाई आपने कोई थ्योरी दी, वो प्रेजेंट सिनेरियो में सही नहीं है, आप रिबटल यूज कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि गलत थ्योरी आपने खंडन कर दिया। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, अगली पार्टी ने उसका खंडन कर दिया, नहीं माना, ठीक है। इसी तरीके से आपके ऊपर कोई आरोप लगाए गए, आपके ऊपर केस हुआ, कोर्ट ने उनका खंडन कर दिया। तो रिबटल को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो रिबटल हो गया। इसके हम लोग सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। सिनोनिम क्या होता है? जैसे निगेशन, डिनियल, या फिर रिफ्यूटेशन। क्या? रिफ्यूटेशन। इस तरीके के हो गए आपके सिनोनिम्स। यहीं पे अगर बात इनके एंटोनिम्स की करी जाए तो क्या हो गया? भाई देखो, किसी चीज को मना कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग प्रूफ भी तो यूज कर सकते हैं। कहते नहीं है प्रूफ दिखाओ। अच्छा, प्रूफ हो गया। आप कहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो क्या मैं उसको वेरिफिकेशन बोल सकता हूं? जी भाई साहब, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या वेरिफिकेशन के अलावा कुछ और हो सकता है? बताइए। मोबाइल में रिचार्ज होता है, वैलिडिटी होती है, तो मतलब वैलिडेशन भी हो सकता है। तो हमने इसको क्या बोला? वैलिडेशन बोला। प्लीज टेक योर टाइम, जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ और वर्ड देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज अघास्ट। क्या है? अघास्ट। अब ये क्या बोला है? अघास्ट क्या होता है? देखिए सर, इसका मतलब होता है भौचक्का। अब भौचक्का मतलब क्या हुआ? देखो, एक तो होता है शॉक्ड, तो आपने बोल दिया, ठीक है। एक होता है सरप्राइज, ये सरप्राइज के बाद शॉक, शॉक के बाद अघास्ट, मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर है, सबसे ज्यादा जब जोर दिया जाता है तब हम लोग अघास्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपको पता है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन आपने डरते डरते बता दिया क्योंकि आपकी प्रेमिका आपसे कह रही है कि बताओ, बात करो, और आपके मम्मी पापा रेडी हो गए, देन यू विल बी शॉक्ड। नहीं, उससे भी अच्छा है यू विल बी अघास्ट। क्लियर हो गई क्या? यू विल बी अघास्ट। चलिए, सो जैसे आप ये भी कह सकते हो, आई वॉज लेफ्ट इन अघास्ट। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। स्टन्ड, ओके, अपेल्ड, या आप इसको बोल सकते हो हॉरिफाइड। मतलब भाई, अब सीधी बात है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाएगा, डरावना हो जाएगा। जैसे तुम रोड में जा रहे हो, तुमको 6 हाथ का इंसान दिख जाएगा तो तुम हॉरिफाइड हो जाओगे ना। भाई तुम कह रहे हो सेब, जैसे मान लो सेब है और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, जैसे हमने डोरा द एक्सप्लोरर देखा होगा, है ना। तो डोरा द एक्सप्लोरर में क्या होता है? देखिए ये क्या है, सेब कहता है मैं सेब हूं। सोचिए आपके सामने सेब रखा है, वो कह दिए मैं सेब हूं, आपसे 4 दिन खाना नहीं खाया जाएगा, तो आप उसके लिए हॉरिफाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर लें। सो पहला तो हो गया ऑडेसियस, फियरलेस, अनडॉन्टेड। लिखिए, चलिए एक और आते हैं। ये वर्ड आपको आजकल न्यूज़पेपर में काफी मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। जैसे हार्ट रेंचिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिल दहला देने वाला। जैसे आपने देखा सामने आपकी एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी के ऊपर या औरत के ऊपर ट्रक चढ़ गया, पूरा एकदम वो साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो हार्ट रेंचिंग सीन होगा। आपने देखा आपके सामने 10-12 साल का कोई बच्चा, उसको कोरोना हो गया, वो तड़प रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हार्ट रेंचिंग हो जाएगा। कोई गाड़ी से गिर गया, उसके ऊपर ट्रेन निकल गई, हार्ट रेंचिंग हो जाएगा, दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, उसके लिए हम लोग हार्ट रेंचिंग को यूज करते हैं। सही तरीका सीखो वर्ड को यूज करने का। सिनोनिम्स की बात करते हैं। जब बात करी सिनोनिम्स की, तो इसका मतलब एक तो हो गया आपका डिस्ट्रेसिंग, क्या? डिस्ट्रेसिंग। एक और हो गया आपका ट्रेजिक, ओके। एक क्या हो गया आपका पेनफुल। चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। कंफर्टिंग या लाइफ गिविंग। हार्ट रेंचिंग सीन आप ऐसे कह सकते हो। आई गेस ये वर्ड समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं। लिखिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्ड है आपका टेम्पर। टेम्पर क्या है? इसका मतलब होता है आपका कम करना। टेम्पर मतलब भैया गुस्सा भी होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर लें, जैसे मॉडिफाई। आपकी बाइक आपकी कार मॉडिफाई होती है, सिर्फ बाइक और कार मॉडिफाई नहीं होती। मान लीजिए आपके सामने ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं कुछ डिजाइन वगैरह बना दूं, तोड़ दूं, उसको थोड़ा छोटा कर दूं, कुछ टेढ़ी कर दूं, तो ये भी इसका मॉडिफिकेशन होगा, जिसे हम लोग मॉडिफाई बोलेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई हो गया। इसी तरीके से इसके लिए एक और वर्ड होता है, दैट इज मॉड्यूलेट। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या है? प्रोवोक, एक्साइट, ये हो गया इसके वर्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द हीट इज टेम्पर्ड बाय सी ब्रीजेस ऑन द कोस्ट। ओके, द हीट इज टेम्पर्ड बाय द सी ब्रीजेस ऑन द कोस्ट। तो भैया ये हो गया इसका वर्ड मीनिंग। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ और वर्ड को। अगला वर्ड है आपका स्टैलर। देखो कई बार होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं और देखते ही मुंह से निकलता है शानदार, जबरदस्त, और डायलॉग भी है ना, जिंदाबाद। तो देखिए सर, यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, दैट इज स्टैलर। वैसे मूवी भी शायद इसके नाम पे है। तो स्टैलर मतलब होता है आपका शानदार। वैसे आप इसको फैबुलस भी बोल सकते हो, मिराकुलस भी बोल सकते हो, ये इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात कर लूं तो इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे एक तो हो जाता है अस्टाउंडिंग। कभी डांस इंडिया डांस देखा है? अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो गीता माँ है ना, वो बोलते हैं अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस। इसी तरीके से लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, मतलब इसके जैसा देखा ही नहीं। और एक और होता है, ये आप बोल सकते हैं ब्रेथ टेकिंग। ये मैं बताता हूं कहां यूज करेंगे। देखिए जब भी बात ब्रेथ टेकिंग की बात करी जाए तो आपके जो वो हैं, आप उनको देख के कह सकते हैं योर ब्यूटी इज ब्रेथ टेकिंग, ठीक है, लट्टू हो जाएंगे वो। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या हो गया? कहते ना ऑर्डिनरी है, तो आपने बोल दिया ऑर्डिनरी। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? इंफीरियर, आप पुअर भी बोल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी यूज स्टैलर। तो इसके सिनोनिम्स समझ में आ गए, अस्टाउंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ब्रेथ टेकिंग। और सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? एंटोनिम्स में आपका आ जाएगा ऑर्डिनरी, पुअर, इंफीरियर। लिखे दीजिए, फिर हम लोग कुछ और वर्ड डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स डिस्कस करते हैं। डिस्डेन। देखिए डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार करना। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, तिरस्कार करना। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुझे पता है मैं यहाँ कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और मोबाइल पे देख रहे होगे, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। आप महसूस करिए कि जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप जितना ज़्यादा जुड़ के पढ़ेंगे
उतना अच्छा आपके लिए फील होना चाहिए। और बोलने से शर्माओ मत, क्या होगा, घर वाले यही सोचेंगे ना कैसे पढ़ रहा है, अच्छी बात है, उनको लगेगा कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, सो डिसडेन मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो जैसे ही मैंने सिनोनिम्स की बात करी तो इसका मतलब क्या आ गया, रिजेक्ट, ओके, या इग्नोर या स्नब। रिजेक्ट क्या होता है भाई, आपने किसी को प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्शन। आपने एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने हटा दिया, रिजेक्ट। इग्नोर क्या होता है, मतलब ऐसे समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप वहां से आ रहे हो, मैं ऐसे गया और ऐसे आपको निकल गया, आपको कुछ समझ आया, ये आपका इग्नोर करना होता है। मतलब नजरें ना मिला के ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ध्यान ही नहीं देना, जो कर रहे हैं करना, दैट इज कॉल्ड इग्नोर। तो ये आपका स्नब इनकी थोड़ी सुपीरियर फॉर्म होती है। चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आपका एडमायर, और क्या होता है आपका रिगार्ड। ठीक है, लिखिए इनको, फिर आगे जो डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। आपको जो अगला वर्ड है ये काफी अच्छा है और काफी देखा जाता है ये आपके पेपर में, चाहे वो एनडीए हो या एसएससी बैंक हो। तो जैसे जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड डिस्पेल। डिस्पेल मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है आपका दूर करना। क्या होता है, दूर करना। अभी दूर करना, कैसे दूर करना, इसको एक सिनोनिम से देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे एलिमिनेट और गेट रिड ऑफ और डिसमिस। एक और होता है डिस्पर्स। फर्क को समझो, जब भी बात एलिमिनेट की आती है, एलिमिनेट को यूजुअली यूज किया जाता है जब कुछ चीजें एक जगह पे हो। जैसे दूध से पनीर तो एलिमिनेट हो जाती है, सॉरी दूध में क्रीम एलिमिनेट करी जाती है। आप कंपटीशन में है, 2 सीट है, 10 लोग हैं, तो 8 लोग एलिमिनेट होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक सही है, आपने 3 को एलिमिनेट किया, अलग हुआ। ठीक है, अगला वर्ड मैंने आपको लिखा गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब वैसे समझ लीजिए आपको कोई चीज परेशान कर रही है, आपके इमोशंस में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके कुछ हरकतें आपको परेशान करते हैं, तो आप उनसे गेट रिड ऑफ होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो। ओके, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिसमिस। मतलब मान लीजिए आपने कोई प्ली लगाई, एप्लीकेशन लगाई और उसको मना कर दिया गया, तो वहां पे डिसमिस होता है। कोई कोर्ट में केस किया गया, वो आपका डिसमिस होता है। तो इसी तरीके से डिस्पर्स, डिस्पर्स कैसे यूज किया जाता है, आप बहुत आसानी से समझिए। फूल, ये जो बीज वगैरह होते हैं, पक्षियों के माध्यम से इधर उधर चले जाना, ये भी डिस्पर्शन होता है। आप लेकर के ऐसे ऐसे फेंक दो तो भी आपका डिस्पर्शन होता है, तो ये भी दूर दूर गया, तो दिस इज हाउ वी यूज डिस्पर्स। चलो हम बात करते हैं इनके एंटोनिम की। तो एंटोनिम में क्या आ गया आपका, एक तो आ गया आपका गैदर। गैदर के बाद क्या है आपका कलेक्ट। कलेक्ट के बाद क्या है आपका असेंबल। ठीक है, गैदर मतलब साथ में आना। मान लो मैं हूं, आप हैं, आपके दोस्त है, सहेली है, सब साथ में आ गए, हम लोग गैदर हुए, तभी फैमिली गैदरिंग कहा जाता है। इसी तरीके से हमने कहा कलेक्ट। कलेक्ट मतलब पैसा को कलेक्ट करना। अच्छा एक बात बताऊं, डीएम को कलेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई अंग्रेजों के जमाने में जो उनका रिवेन्यू देखता था उसको कलेक्टर बोला जाता था। तो कलेक्टर मतलब जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, पूरा लेखा जोखा हर चीज देखता है, ध्यान देता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। तो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, सिर्फ पैसा नहीं होता, काफी चीजें होती हैं। लोग इमोशंस भी कलेक्ट करते हैं, मेमोरीज भी कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से असेंबल, आपको याद हो आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर वगैरह बनते थे तो लोग उसमें असेंबलिंग कराते थे। तो मतलब मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनको एक साथ लगाना आपकी असेंबलिंग कहलाती है। देखिए सर, आप एक चीज अगर नोटिस करें तो मैं आपको काफी सारे वर्ड्स एक साथ बताता जाता हूँ। अगर ये चीज आप सीख गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे। सही तरीका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ आते हैं। आज का लास्ट वर्ड है, इसे देखते हैं।
लैक्सिटी क्या है? लैक्सिटी। ये लैक्सिटी क्या बोला है भैया जी, ध्यान दो। इसका मतलब होता है ढीलापन। ढीलापन कैसे? पढ़ाई बहुत अच्छी करनी चाहिए, पढ़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, पढ़े हैं उसे ढीलापन। 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 2 घंटे पढ़ रहा है, 15 मिनट पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहे, ढीलापन। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें, केयरलेसनेस। क्या? केयरलेसनेस। तो आपके लिए इसका हो गया सिनोनिम, ठीक है। केयरलेसनेस के अलावा कोई और हो सकता है? हाँ जी, एक हो सकता है आपका नेग्लिजेंस। ओके, एक होता है स्लैकनेस। ओके, ये आपके सिनोनिम हो गए। नेग्लिजेंस मतलब नकारना होता है कई बार चीजों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो इसमें आ गया विजिलेंस, और क्या आ गया? सीवियरिटी। क्या हुआ? सीवियरिटी। तो विजिलेंस एंड सीवियरिटी, तो ये आपके हो गए एंटोनिम्स। प्लीज लिखिए इसे जल्दी से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करना है। प्लीज जितना अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।